सो हेलो ऑल वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में। सो बेसिकली मैं इस पूरे वीडियो में आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर समझाऊंगा कि एक्चुअल में फुल स्टैक डेवलपर करता क्या है, उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सो दैट कि अगर आप इन फ्यूचर किसी कंपनी में जाते हो या फिर आपको खुद का इंटरेस्ट भी है, डजेंट मैटर कि आप टेक फील्ड से हो या नॉन टेक से। ठीक है। सो इस कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर बताऊंगा। सो उसके लिए मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं एक छोटा-सा वेबसाइट क्रिएट करूँगा विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, और उसको हम डिप्लॉय करेंगे। सो उस यूआरएल को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके अपने पेज को दिखा सकते हो उनको। इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो आप बहुत सारी इसमें एडवांस चीज़ें कर सकते हो, अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। सो मैं इस प्लेलिस्ट में जितनी भी चीज़ें बताऊँगा, उसमें मैं सारी चीज़ें फ्री में यूज़ करूँगा। चाहूँगा कि मैं आपका एक पैसे भी ना लगाऊँ और आपको एक फुली फ्लेज्ड वेबसाइट क्रिएट करके डिप्लॉय करके दे दूँ। ठीक है? सो इस वीडियो में हम बेसिक समझेंगे कि एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट में टोटली कितनी सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। सो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने इस पूरे डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। ठीक है? सो पहले हम फ्रंट एंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम मूव करेंगे अपने बैक एंड वाले पार्ट पे। सो अब जैसा कि आप फ्रंट एंड वाले पार्ट में देख रहे हो कि हमारे पास फ्रंट एंड में एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ये आपका बिल्कुल कोर होता है। जो फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं वो आपको यहीं से आएगी। अगर आपको सिंपली फ्रंट एंड डेवलपर भी बनना है, तो आपको स्टार्ट हमेशा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से करना है, सो दैट कि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई इश्यू है, तो आप उसको रिज़ॉल्व कर पाओ। ठीक है? इस पूरे सीरीज़ में हम देखेंगे कि हम कैसे-कैसे चीज़ों को बनाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया हुआ है, मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ, ये देखो। जैसे कि यहाँ पे 3 इमेजेज़ हैं, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, इसको एक ह्यूमन बॉडी से डिनोट किया गया है। एचटीएमएल इज़ व्हाट? इट इज़ द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब क्या कि एक स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन वाला जो पार्ट है, वो एचटीएमएल है। और सीएसएस इज़ व्हाट? इट इज़ द डिजाइनिंग पार्ट। ठीक है? जो ये हमारा जावास्क्रिप्ट है, इट इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्लीट वेबसाइट। तो चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है? लेट्स से मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, swiggy.com ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है? अब देखो जैसे ये वेबसाइट है, आपको ये वेबसाइट इतनी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में इतनी खूबसूरत है नहीं। ये कंप्लीट वेबसाइट एक्चुअल में तो रिएक्ट से बना है, मैं बताऊँगा अभी रिएक्ट क्या होता है। लेकिन फिलहाल के समझ लो कि ये कंप्लीट वेबसाइट को मैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से टोटली बना सकता हूँ। ज़ीरो से लेकर के कंप्लीट मैं इसको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकता हूँ। सो बेसिकली अब हम इसके अंदर का आर्किटेक्चर देखते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्पेक्ट वाले सेक्शन पे जाना है। ठीक है? आप किसी भी वेबसाइट पे आप ये इंस्पेक्ट वाला सेक्शन ओपन कर सकते हो। सो बेसिकली ये इंस्पेक्ट वाला सेक्शन आपको इन डेप्थ जितनी भी वेबसाइट में चीज़ें बनती हैं, वो पूरी चीज़ें आपको इस वाले सेक्शन में दिखता है। देखो इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन। तो अभी के लिए हम सिर्फ समझते हैं एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में, फिर उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट का भी पार्ट आपको बताऊंगा। ठीक है? चलो ये जो पूरी वेबसाइट अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये एचटीएमएल और सीएसएस का ही कंप्लीट मिक्सचर है। अब देखो चलो मैं एक काम करता हूँ, इस वेबसाइट में से सीएसएस निकाल करके आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसे दिखती है। सो बेसिकली जो सीएसएस वाला पार्ट होता है वो हमारे हेड के अंदर होता है। सो अगर हम ये हेड वाले पार्ट को डिलीट कर दें, ठीक है? जैसे ही देखो मैंने डिलीट किया, अब यहाँ पे मैं ये इंस्पेक्ट वाला सेक्शन क्लोज़ करता हूँ, आपको वेबसाइट क्लियर दिखाता हूँ। देखो, हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, ये वही स्विगी.कॉम है जो अभी हम देख रहे थे कितनी खूबसूरत दिख रही थी। अब ये देखो सिर्फ़ स्केलेटन स्केलेटन बच गया है। यहाँ पे हमारा कुछ पार्ट है, कार्ट, साइन अप और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे इमेजेस भी दिख रहे हैं, बहुत अजीब-अजीब से इमेज दिख रहे हैं और सारी चीज़ें। सोचो कि मैंने सिर्फ़ सीएसएस हटाया और इस पूरे वेबसाइट का हुलिया बदल गया। मतलब कि ये वेबसाइट एक्चुअल में एचटीएमएल से बनाने पे कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, कोई नहीं पसंद करेगा आपकी इस वेबसाइट को, ठीक है? तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे कि हर चीज़ आप देख सकते हो, सारा यूआरएल भी वर्किंग है, ठीक है? तो अब हम क्या काम करते हैं, दोबारा से इस वेबसाइट को लोड करके सीएसएस को वापस लाते हैं और वेबसाइट को फिर से वापस पुराने जैसा करते हैं। जैसे ही आप रीलोड करोगे, देखो वेबसाइट पुराने जैसी आ गई। सो बेसिकली आपने देखा कि सीएसएस की वजह से इसमें कितनी खूबसूरती ऐड हो गई थी। वही हटाने के बाद सिर्फ एक स्केलेटन स्केलेटन बच गया था, ठीक है? अब दूसरा पार्ट एक मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट और सारा इमेजेस, और जब मैं एक वेबसाइट को क्लिक करूँगा तो देखो कुछ लोड हुआ और उसके बाद यहाँ पे कुछ आइटम्स हमारे शो हुए। ये सो बेसिकली आइटम्स ना तो आपके सिस्टम में थे, ना तो आपके आस-पास के किसी भी सिस्टम में, ना किसी एनवायरनमेंट में थे। ये आइटम्स जो है बाहर कहीं से आ रहे थे। सो बेसिकली सर्वर से पूरा वेबसाइट का डेटा यहाँ पे आ रहा था और ज जस्ट रेंडर हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सो बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट लाइब्रेरी यूज़ हुई है। सो मैं उसको बताऊँगा क्या है। लेकिन अभी के लिए समझो कि कोई डेटा बाहर से आ रहा था और एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैंने इसको इतना ब्यूटीफाई करके सीधे रेंडर कर दिया। ठीक है? अब चलो हम दोबारा से चलते हैं अपने इस पार्ट पे। तो हम समझ चुके हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी। ठीक है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारा जो डेटा ला रहा है, बहुत सारा इंटरनल जो फंक्शन होता है, इंटरनल जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन या जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही होता है, ठीक है? सो हम ज़ूम आउट करते हैं और दोबारा से चलते हैं अपने इस कंप्लीट पार्ट पे। सो बेसिकली देखो फ्रंट एंड में हमने सीखा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, देखा कि एक्चुअली कैसा दिखता है या इसका एक्चुअल वर्क क्या है, ठीक है? सो चलो अब हम मूव करते हैं बैकएंड की साइड। सो बैकएंड में आप देख रहे होंगे हमारे पास 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक है सर्वर और एक है डेटाबेस, ठीक है? हम पहले सर्वर समझते हैं, उसके बाद हम डेटाबेस को भी इसमें मर्ज करके देखेंगे कि क्या होती है, ठीक है? तो बेसिकली सर्वर, यहाँ पे जो सर्वर है वो एक कोड है, एक पीस ऑफ कोड है समझ लो, जो कि पूरा चीज़ें हैंडल कर रहा है फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपको सर्वर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप सारी चीज़ें समझना चाहते हो एक्चुअल में सर्वर क्या होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये सर्वर पे। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि हम सर्वर को कैसे यूज़ करते हैं, सर्वर एक्चुअली होता क्या है और हम अपना खुद का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। तो आप डेफ़िनेटली इस वीडियो को चेकआउट कर लो, अगर आपको सर्वर के बारे में नहीं पता है। आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है? सो सर्वर में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है एपीआई। सो बेसिकली एपीआई का फुल फॉर्म यार होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस। जैसा कि आप नाम में समझ रहे हो, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग के बीच का जो इंटरफ़ेस है, उसको कहते हैं हम एपीआई, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ये वेबसाइट है, तो आपके सिस्टम या लोकल में ये वेबसाइट नहीं है। ये बेसिकली इसका डेटा कहीं बाहर से, कहीं सर्वर, कहीं दूसरे किसी क्लाउड से, क्लाउड आप समझ रहे होगे गूगल ड्राइव का, अगर आप यूज़ करते हो, तो वहाँ से समझ लो डेटा यहाँ पे आ रहा है और बेसिकली यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो ये जो लाने वाला काम जो कर रहा है, वो कर रहा है एपीआई। ठीक है? सो बेसिकली एपीआई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द बैकएंड डेवलपर, ठीक है? सो एपीआई में बेसिकली एक CRUD ऑपरेशन होता है। अगर कोई भी आपसे एपीआई के बारे में पूछे तो आपको सबसे आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आनी चाहिए, CRUD ऑपरेशन। बेसिकली CRUD डिफाइन्स एज़ अ क्रिएट, रीड, डिलीट एंड अपडेट। आप दिमाग में सोचो कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो या फिर समझ लो एक फॉर्म है, ठीक है? आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है? आपको क्या-क्या प्रोसेस चाहिए हो सकता है? पहला चीज़ कि फॉर्म में अगर कोई पुराना डेटा हो, तो वहाँ कहीं से सर्वर से बाहर, समझ लो ये डेटाबेस है, ठीक है? डेटाबेस में हमारा बेसिकली डेटा होता है, ठीक है? जो भी हमारा डेटा पूरा पड़ा होगा, दुनिया भर की डेटा जो होंगे डेटाबेस में पड़े होंगे। तो बेसिकली हम इस डेटाबेस से क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, डेटाबेस में कुछ डेटा ऐड करेंगे और रीड करेंगे, मतलब डेटाबेस से डेटा फेच करके देखेंगे, मतलब कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या डेटा है। और अगर हमें डेटाबेस में से कोई डेटा डिलीट करना हो, तो हम डिलीट ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। और जो फोर्थ है वो है हमारा अपडेट। सो बेसिकली अपडेट इज़ हेल्पफुल टू अपडेट द डेटा। अगर हमारे डेटाबेस में कोई पुराना डेटा पड़ा हुआ है, उसको अपडेट करना है, सो हम उसको अपडेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो थर्ड ऑपरेशन है, ये एपीआई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, ठीक है? हम बेसिकली जितने भी हैंडलिंग वाला काम करते हैं, वो इन्हीं 4 चीज़ों से करते हैं। तो बेसिकली यही 4 मेथड होते हैं जो एपीआई में हम लोग हैंडल करते हैं। सो एपीआई को जो हम लोग क्रिएट करते हैं, वो हम किसी लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर आप नोड में क्रिएट कर रहे हो तो आप एक्सप्रेस का यूज़ करोगे, और अगर आप पाइथन में इसी एपीआई को क्रिएट कर रहे हो तो आप फास्ट एपीआई या फिर फ्लास्क का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये हमने 5000 पोर्ट लिखा हुआ है। सो अपने अकॉर्डिंग मैं किसी भी पोर्ट पे अपना एपीआई को रेंडर कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है जो कि हमारे सर्वर वाले सेक्शन में, वो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड कुकीज़। ये थोड़ा-सा एडवांस चीज़ें हैं। जब अगर आप लॉगिन करते हो या फिर साइन अप करते हो, किसी भी वेबसाइट में जाते हो, लॉगिन या साइन अप करते हो, तो आपसे कुछ चीज़ें पूछता है, अपना आपका पासवर्ड पूछता है या फिर आपका कोई पुराना डेटा कुछ भी पूछता है अगर, ना तो जो भी वो सारा सिक्योरिटी वाली थोड़ी चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग अपने एपीआई में ही हैंडल करते हैं। तो अगर हमारे प्लेलिस्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं डेफ़िनेटली ये सारा सेक्शन आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा, ठीक है? लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है डेटाबेस। सो बेसिकली यार डेटाबेस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारे कंपनी के डेटा या हमारे कोई भी डेटा, जो भी डेटा हमारा वेबसाइट पे रेंडर हो रहा है वो स्टोर होता है, ठीक है? लाइक यूज़र का इन्फॉर्मेशन या फिर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें स्टोर करनी है, ठीक है? या कोई स्टेट स्टोर करना है, सो बेसिकली हम लोग डेटाबेस का हेल्प लेते हैं वहाँ पे। बेसिकली डेटाबेस 2 टाइप का होता है, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सो रिलेशनल में क्या होता है कि हमारा जो स्कीमा होता है,
वो एक टेबल फॉर्मेट में होता है और फिक्स स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब उसके स्ट्रक्चर में हम ज़्यादा अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर कर भी सकते होंगे तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है। पर NoSQL में क्या होता है कि हम अपना स्ट्रक्चर जो होगा मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल लेकर के मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, जो पुराने बैंकिंग सिस्टम्स हैं या फिर पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि हमारे स्ट्रक्चर फिक्स है। कस्टमर ने इतना क्रेडिट किया, इतना डेबिट किया, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ। ये सारा जो स्ट्रक्चर्ड है हमारा जब फिक्स्ड होता है, सो उसमें एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी फास्ट भी होता है और बेटर होता है हमारे ट्रांज़ैक्शन वगैरह के लिए। दैट्स व्हाई अभी भी ये एसक्यूएल डेटाबेस को ही यूज़ करते हैं हमारे बैंकिंग्स। जबकि अगर हमें लगता है कि हमारा इन फ्यूचर स्कीमा चेंज होगा या फिर टेबल में मॉडिफ़ाई करना होगा तो हम NoSQL डेटाबेस की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली हम पहले जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम अपने रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हमारा क्या प्लान हो सकता है या फिर हम क्या अपडेट कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे हम डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, राइट? तो SQL डेटाबेस में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक माईस्क्ल, पोस्टग्रेसक्यूएल और वही हमारे NoSQL में मैंने एग्जांपल लिया है मोंगोडीबी का। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम उनको यूज़ करते हैं। सो मैंने बेसिक जो डिफरेंस है वो बता दिया और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नेट पे जाना और एसिड इन डीबीएमएस ये वाला डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से और इसके अलावा भी आपको अ, एक्चुअल में ट्रांज़ैक्शंस कैसे होते हैं, ट्रांज़ैक्शन का टोटल प्रोसेस क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सो आई रिकमेंड कि आप इस वाले डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फ्रंट एंड एंड बैक एंड पार्ट। उसके अलावा मैं थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट वाले सेक्शन को भी देख लेता हूँ क्योंकि एट द एंड हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। तो यार जो वेबसाइट होते हैं हमारे वेब पेजेस जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक लाइक ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, दिस इज एन स्टैटिक वेबसाइट। देखो क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई डेटाबेस से कुछ डेटा नहीं आ रहा है और हमने सारा स्ट्रक्चर फिक्स किया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है इसको डिज़ाइन करना और इसको बनाना। और वहीं अगर आप दूसरी वेबसाइट देख लो लाइक ये वेबसाइट, दिस इज़ एन डायनेमिक वेबसाइट। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा डेटा कहीं से आ रहा है और यहाँ पे डेटा रेंडर हो रहा है। कल को हम डेटा अगर चेंज करना चाहें तो डेटाबेस में हम इसका नाम बदल सकते हैं, इसका लोकेशन या कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे तो यहाँ पे रेंडर होकर के उसके बिहाफ पे जो भी डेटा होगा वो रेंडर होगा। ये है डिफरेंस स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट को डिप्लॉय करना बहुत आसान है। हम कहीं पर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाऊँगा और डिप्लॉयमेंट के लिए हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर या फिर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं लाइक होस्टिंगर हो गया या फिर आप वर्सल पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। मैं आपको वर्सल पे डिप्लॉय करके दिखाऊँगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सारा कुछ डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा हम सीख रहे होंगे गिट और गिटहब के बारे में और गिट पेजेस। अगर हम स्टैटिक वेबसाइट जब आप डिप्लॉय करेंगे, तो हम गिट पेजेस पे अपना स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे सो दैट कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकोगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकोगे और उस वेबसाइट को होस्ट कर सकोगे, ठीक है? इन फ्यूचर अगर आप किसी बिज़नेस का भी प्लान कर रहे हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो और आपको अंदर से ये आता है कि यार कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है, तो मैं पूरी इस प्लेलिस्ट में आपको बताऊँगा और ट्राई करूँगा हर एक चीज़ आपको समझाने का, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट कि आपको सारी वीडियोज़ कंटीन्यूअस मैनर में मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।